अब पाठशाला की पहली क्लास जिसमें आपको बताऊंगा मोदी ममता की बंगाल वाली लड़ाई में कैसे गजब हो गया है। ईडी के छापे के बीच दनदनाते पहुंच गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और फिर क्या शॉकिंग काम कर दिया आज आपको देखना चाहिए। ईडी के सामने से जो फाइल जो हार्ड डिस्क ममता उठाकर ले आई उसमें ऐसा क्या राज था बॉस जो दीदी घबरा गई। मोदी शाह से खुली लड़ाई में ममता ने ऐसा क्या कर दिया कि सब पूछ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी अब गिरफ्तार होंगी। इस पर आज सबसे पहले बात करने जा रहा हूं। देखिए बंगाल चुनाव का माहौल अभी से जबरदस्त बन गया है। ममता बनर्जी खुद तो नरेंद्र मोदी अमित शाह को भर भर के कोसती हैं, क्या नहीं कहती, सब तो कह ही देती हैं। कभी बदमाश कहती हैं, कभी गुंडा कहती हैं, कभी दुर्योधन दुशासन कह देती हैं। लेकिन आज जो खुद ममता बनर्जी ने बंगाल में खुल्लम खुल्ला कर दिया, एक मुख्यमंत्री ने कर दिया, उस पर तो लोग सीधे कह रहे हैं भाई सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कि ये कौन सी दबंगई हो गई भाई। सीधे सीधे दबंगई नहीं है तो क्या है। आज बंगाल में गजब बवाल मच गया। ममता बनर्जी ने आज ऐसा काम कर दिया कि आपने किसी मुख्यमंत्री को करते नहीं देखा होगा। बीजेपी और टीएमसी के बीच बवाल का नया चैप्टर खुल गया उनके एक्शन से। कोलकाता में आज सुबह ईडी की टीम ने एक रेड मारी। इस रेड ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया। जहां ईडी ने रेड मारी वहां ममता बनर्जी दंदनाते पहुंच गई भाई। मतलब ईडी रेड मार रही है, वहां मुख्यमंत्री पहुंच गई और इधर ईडी की रेड चल रही थी, उधर ममता बनर्जी ने अचानक एंट्री मारी और सिर्फ एंट्री ही नहीं मारी, रेड वाली जगह से ममता बनर्जी फाइल उठा के ले आई, हार्ड डिस्क उठा के ले आई भाई, दस्तावेजों का बंडल उठवा लिया। सवाल हो रहा है कि ईडी ने ऐसी कौन सी जगह रेड मार दी कि खुद ममता बनर्जी भागी भागी वहां पहुंच गई। ममता बनर्जी कौन सी फाइलें, कौन से दस्तावेज उठाकर ले गई। ऐसा क्या था इन फाइल में, ईडी देख लेता तो बवाल कट जाता। क्या सीक्रेट था ऐसा जिसके लिए वो ईडी से भिड़ गई। ममता बनर्जी का करीबी वो कौन व्यक्ति है जिसके घर सुबह सुबह ईडी पहुंची और पीछे पीछे ममता बनर्जी आ गई। ईडी के रेड के बीच ही दस्तावेज उठाकर ले जाने वाली ममता बनर्जी को कैसे बीजेपी ने घेर लिया। कौन कहने लगा कि ममता तो अब जेल जाना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। कोलकाता में मचे जबरदस्त कोहरा और बंगाल के चुनाव के ठीक पहले बंगाल में जो जबरदस्त सियासी ड्रामा हुआ है, जो देश ने शायद ही ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। मोदी शाह को ममता का यह खुला चैलेंज, एक एक तस्वीर, एक एक सियासी मायना आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए जो हुआ है। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister? जो फाइल चोरी किया वो चोरी किया, इस सारे जुर्म में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। कोलकाता में आज ईडी की एक रेड पड़ी और इस रेड पर ममता बनर्जी ने ऐसा गदर काट दिया बॉस कि सब हैरान रह गए। कोई सीएम ऐसा नहीं करता, ना आपने करते देखा होगा जैसा ममता बनर्जी ने आज कर दिया। ईडी की ये रेड किसके यहां पड़ी कि ममता बनर्जी भागी भागी आई। और ऐसा क्या था इन फाइलों में, इस रेड पर ऐसा क्या हुआ कि ममता इतना भड़क गई, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। ईडी की रेड में ममता का क्या कोई सीक्रेट बाहर आने वाला है। लेकिन पहले आप तस्वीरें देखिए जो आपको शॉक दे देंगे, हैरान कर देंगी। ये दो तस्वीरें पहले देखिए। पहली तस्वीर तब की है जब आज दोपहर करीब 12 बजे ममता बनर्जी उस जगह पे पहुंच गई जहां ईडी की रेड चल रही थी। दूसरी तस्वीर तब की है जब ममता बनर्जी ईडी के रेड से बाहर आई और उनके हाथ में एक फाइल थी ग्रीन कलर की। ये फाइल लोगों ने देखी कि एकदम कलेजे से साट के जो है ममता बनर्जी ग्रीन फाइल लेके चली आ रही। अब उसमें कुछ तो दस्तावेज है फाइल में। पब्लिक पूछ रही है ऐसा क्या है भाई उस फाइल में कि ममता बनर्जी खुद ईडी के रेड के बीच घुस के फाइल ले आई। यही सवाल उठ रहा है कि ग्रीन फाइल में क्या है जो रेड सिग्नल हो जाता ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी दावा कर रही है कि इसमें उनकी पार्टी से जुड़े दस्तावेज हैं जो ईडी जब्त कर रही थी लेकिन वो वापस ले आई। दावा है कि ममता बनर्जी एक हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले आई।
रेड वाली जगह से निकलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी पार्टी के सारे अहम डॉक्यूमेंट्स हथियाने के लिए यह रेड मारी गई थी। अब पार्टी के डॉक्यूमेंट्स ईडी हथिया के क्या कर लेगी? और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो पार्टी के ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह थे, कहीं उसकी कोई कॉपी नहीं, और ममता बनर्जी वो फाइल न लाती तो भाई पार्टी खत्म हो जाती बंगाल में। तमाम सवाल है। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी रेड की आड़ में बीजेपी ने टीएमसी की चुनावी रणनीति पर कब्जा करने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने एक पूरी लिस्ट गिनवा दी भाई, जिसमें 2026 चुनाव से जुड़ी टीएमसी की कैंडिडेट लिस्ट थी, पार्टी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स से कहा जा रहा है, पार्टी की हार्ड डिस्क थी, 2026 के लिए पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़े दस्तावेज थे, पार्टी का चुनावी प्लान था। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि ये सारी चीजें बीजेपी हथियाना चाहती थी और इसीलिए ईडी की टीम भेजी थी। उन्होंने सीधे अमित शाह को चैलेंज किया कि अगर वो बीजेपी दफ्तर पर रेड करवा दे तो। सुनिए कितना भड़क गई है ममता बनर्जी। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards, and because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Potik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. ममता बनर्जी फुल गुस्से में बॉस, बीजेपी को कोस रही हैं। बीजेपी थोड़ी चुप बैठी है, वो भी पलटवार कर रही है कि ममता बनर्जी को तो तुरंत गिरफ्तार कर लो। किसने कह दिया कि ममता बनर्जी को जेल में डालो, ये आपको बताऊंगा। ममता बनर्जी ने ईडी की रेड को लेकर अपनी पार्टी की सीक्रेट फाइलें हथियाने का जो आरोप लगाया है, उस पर ईडी ने क्या जवाब दिया, पहले वो सुनिए। और उससे भी पहले सुनिए कि पूरा मामला क्या है। ईडी ने किसको हाथ लगा दिया कि ममता बनर्जी इतना भड़क गई। दरअसल ईडी ने आज कोयला घोटाले में आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड मारी। आईपैक मतलब इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। यह एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी के लिए काम करती है। ममता बनर्जी के मुताबिक इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल के प्रमुख भी हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद से आईपैक फर्म ममता सरकार के साथ काम कर रही है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर आईपैक के संस्थापक हैं। प्रशांत किशोर भी टीएमसी की चुनावी रणनीति को संभाल चुके हैं। अब प्रशांत किशोर से आईपैक दूर हो चुके हैं। आईपैक से प्रशांत किशोर दूर हो चुके हैं, लेकिन आईपैक टीएमसी की चुनावी रणनीति को संभाल रही है। और यही वजह है कि आज जब ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर के घर पर, दफ्तर पर छापे मारे तो एकदम ममता बनर्जी फायर हो गई। ममता बनर्जी पहले दक्षिण कोलकाता में लाउडन स्ट्रीट पर स्थित प्रतीक जैन के घर गई। वहां 15 मिनट रुकी, कुछ फाइल और हार्ड डिस्क लेकर बाहर आई। फिर वो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में गोदरेज बिल्डिंग में गई, जहां आईपैक का दफ्तर था। वहां से भी ममता बनर्जी कुछ दस्तावेज उठा के ले आई। कोलकाता में ईडी रेड की कुछ तस्वीरें और दिखाता हूं। आज भारी सुरक्षा के बीच ईडी ने कोलकाता में रेड की। इस दौरान रेड के बीच में एक व्यक्ति दस्तावेजों के बंडल ले जाता दिखा। दस्तावेजों के बंडल एक गाड़ी में भी दिखे। इन दस्तावेजों में क्या था, क्या दिखा, यह तो बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसे रखा हुआ था, इसमें इतना कैसे दिखेगा। लेकिन आपको ईडी की रेड के दौरान की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, जिसमें यह दिख रहा है कि कैसे ममता बनर्जी की सिक्योरिटी से जुड़े कुछ लोग दस्तावेज हाथ में लेकर भाग रहे हैं। देखिए, मैं आपको सीधा सीधा तस्वीरों की ओर लिए चलती हूँ। ये देखिए, ये लिफ्ट जो आपको दिख रही है, वो सीधा सीधा इसी लिफ्ट के जरिए जो है मुख्यमंत्री 11th फ्लोर पर पहुंचे हैं, जहां पर आईपैक का दफ्तर है। हाई ड्रामा अगर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ जो ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरह से सीएपीएफ जवान को जो है यहाँ पर लाया गया था। आप देखिए, एक के बाद एक जो है तमाम फाइल्स है। देखिए, आप देखिए किस तरह से सीएम सिक्योरिटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर फाइल्स को लेकर निकल रहे हैं।
एक के बाद एक जो है अधिकारी उतर रहे हैं और उनके हाथ में फाइल्स है और ये सभी अधिकारी जो है हाथ में फाइल्स लिए यहां से निकल रहे हैं। ईडी ने जिस कोयला घोटाले में रेड मारी है वो मामला है क्या, वो आपको याद दिलाता हूं। और कैसे इसका कनेक्शन प्रतीक जैन से जुड़ा है कि ईडी को उसके घर पर, दफ्तर पर छापे मारने पड़ रहे हैं। सुनिए प्रेस रिलीज में ईडी क्या बता रही है। ईडी के मुताबिक यह कार्रवाई अनूप माझी के नेतृत्व वाले कोयला तस्करी सिंडिकेट के सिलसिले में की जा रही है। इस मामले में सीबीआई ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ कर चुकी है। आरोप है कि बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीज वाले इलाके से कोयला चुराया जाता था और उसे बंगाल के अलग अलग इलाकों में बेचा जाता था। जांच में पता चला कि यह कोयला बड़े पैमाने पर शाकंबरी ग्रुप ऑफ कंपनीज को बेचा जाता था, जिसका हवाला ऑपरेटर से भी कनेक्शन का आरोप है। ईडी ने बताया कि इसी हवाला मनी को ट्रैक करने के लिए हवाला ऑपरेटर और हैंडलर्स तक पहुंचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत रेड की गई। ईडी ने बताया कि इसी रेड में आईपैक भी एक ऐसी संस्था थी जिसका कनेक्शन हवाला मनी से। लेकिन ईडी की इस थ्योरी पर ममता बनर्जी को यकीन नहीं। वो कह रही है कि एक्शन तो उनके पार्टी के खिलाफ हो रहा है। ममता बनर्जी ने इस मामले में बीजेपी को लपेट दिया। कह रही है कि बीजेपी तो डाकू है, फाइल खुद उठा के ले गई। कह रही है कि डाकू बीजेपी है। सुनिए क्या कह रही है। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। भाई देश ने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी थी कि कोई मुख्यमंत्री ईडी की रेड में पहुंच जाए, अब फाइल उठा के ले आए। बंगाल में सियासी पारा एकदम हाई है और इधर ममता बनर्जी बीजेपी को डाकू, गद्दार पार्टी कह रही है, उधर बीजेपी ममता बनर्जी को चोर कह रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ईडी की रेड के बीच से दस्तावेज उड़ाकर ले आई, ये तो सीधे सीधे चोरी ना हुई। ममता बनर्जी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, बीजेपी कह रही है। फाइल ममता बनर्जी ले गई हैं, वो फाइल भी जब्त होनी चाहिए। सुनिए बीजेपी क्या पलटवार कर रही है। जनता के मन में, जनता के मानस पटल पर भ्रष्टाचार के लिए कोई भी ममत्व नहीं है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी का ये जो अराजक तरीका है राज करने का, उसके खिलाफ उठकर खड़ी होगी और ममता जी के खिलाफ जवाब भी। उसी जगह में घुस के कोई फाइल चोरी करके ले जाना, पार्टी का नाम करके कोई फाइल को लेके जाना, ये अपराध है। मुख्यमंत्री अपना पद का दुरुपयोग करके जो फाइल लेके चला गया उसमें सारे तथ्य है। इसीलिए मुख्यमंत्री ऐसा करके अदालत का अवमानना किया, जो तदंत चल रहा है उसमें बाधा डाला और जो फाइल चोरी किया वो चोरी किया। इस सारे जुर्म में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। बीजेपी ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। उधर ईडी ने यह संकेत दिया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन हो सकता है। रेड बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था, तभी ममता बनर्जी वहां पर आ गई, ये ईडी कह रही। उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर गई, जरूरी सबूत ले गई, जिसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इसके बाद सीएम का काफिला आईपैक के दफ्तर में आ गया, जहां ममता के सहयोगी और स्टेट पुलिस ने जबरदस्ती फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस ले लिए। ईडी ने कहा कि ममता बनर्जी ने जो किया उससे जांच में बाधा पहुंची, इसलिए ईडी ने अब इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने बंगाल सरकार पर उसके काम में बाधा डालने का आरोप लगाया और दुनिया भर में चर्चा चल रही है भाई, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, कि ऐसा क्या था इन फाइल्स में कि ममता बनर्जी खुद पहुंच गई लाओ लश्कर के साथ कि लाओ फाइल दो, नहीं ले जाने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी ने ईडी के एक्शन के विरोध में पूरे बंगाल में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। ईडी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए हैं कि वो अहम सबूत उठाकर ले गए। उधर टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी सिर्फ वही दस्तावेज लेकर आई हैं जो उनके थे, जो पार्टी से जुड़े हुए थे। उधर ममता बनर्जी भी ईडी को धमका रही हैं कि एफआईआर कर दूंगी ईडी पे। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी की टीम कुछ डेटा ट्रांसफर करके ले गई है। इस पर ममता बनर्जी कह रही है कि वो ईडी की फॉरेंसिक टीम पर ही एफआईआर कर देंगी।
ममता बनर्जी थोड़ी पीछे हटने वाली हैं। वो ईडी को धमका रही हैं भाई कि तुम पे मैं एफआईआर कर दूंगी, तुम मुझे मेरा मामला लेके क्या कोर्ट जाओगे। देखिए क्या बोल रही। मैंने जो सुना उसका फॉरेंसिक टीम आया था, उन्होंने ट्रांसफर कुछ किया, ये तो पता चलेगा। वो तो फॉरेंसिक टीम ले आके पहले बहुत सारे ट्रांसफर भी किया है। वो जो किया है क्राइम किया है, इसका बारे में एफआईआर होगा फॉरेंसिक टीम का बारे में। छापेमारी को लेकर सीधे सीधे ममता बनर्जी ने ईडी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन ईडी ने ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब भी दिया है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोप यह लगा कि टीएमसी की चुनावी रणनीति को टारगेट किया गया। ईडी का कहना है कि सबूतों की तलाश में छापेमारी की गई, पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं किया गया। आरोप है कि यह छापेमारी टीएमसी के खिलाफ है। ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक 10 जगह छापे चल रहे थे। बंगाल में 6 जगह रेड हुई है। इस रेड में कैश हवाला ट्रांसफर से जुड़े सबूतों की तलाश की जा रही है। टीएमसी का आरोप है कि उनके दफ्तर पर रेड की गई। ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी के दफ्तर को सर्च तक नहीं किया गया। ममता बनर्जी का आरोप है कि यह रेड 2026 चुनाव से जुड़ी हुई है। ईडी के सूत्र दावा कर रहे हैं कि इसका चुनाव से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन हो रहा है। यानी ममता बनर्जी अपना माहौल बना रही है, ईडी अपना जवाब दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो आज गदर काटा, इस तरह का गदर देश ने नहीं देखा। लेकिन ममता बनर्जी के लिए गदर काटना कोई नई चीज नहीं है। आज ममता बनर्जी ईडी को एफआईआर की धमकी दे रही, लेकिन यह पहला मौका थोड़ी है जब बंगाल में ईडी को लेकर बवाल मचा है। कभी रेड के दौरान ईडी पे हमला हो जाता है, कभी ईडी के काम में दखल दिया जाता है। साल 2024 में भी जब राशन घोटाले को लेकर ईडी की टीम दक्षिण 24 परगना में शाहजहां शेख के ठिकानों पर रेड करने गई थी, तो करीब 300 लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे। खुद ममता बनर्जी का भी कई बार जांच एजेंसियों से आमने सामने का टकराव हो चुका है। आज के पहले 2021 में आपको याद होगा, सीबीआई दफ्तर के बाहर कोलकाता में ममता बनर्जी ने धरना दे दिया था भाई। वो तस्वीर कोई भूल सकता है? क्योंकि ममता सरकार के कई मंत्री और नेता गिरफ्तार हो गए थे। इसी तरह से फरवरी 2019 में सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी, जब सीबीआई की टीम ने शारदा घोटाले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर रहे राजीव कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। तो ममता बनर्जी सीधा ईडी से, सीबीआई से भिड़ जाएं, यह नई बात नहीं है। लेकिन इस तरह से रेड के बीच में जाना, फाइल उठा के ले आना, यह देश ने पहली बार देखा है। एक तरफ जहां आईपैक के ठिकानों पर हुई छापेमारी से ममता बनर्जी भड़की हुई हैं, वहीं इस मामले में कांग्रेस कंफ्यूज दिख रही है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि वो ईडी की इस कार्रवाई का विरोध करे या ममता बनर्जी को निशाने पर ले। आप देखिए, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के एक्शन पर सवाल उठाते हुए लिखा कि ईडी अब पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स पर रेड कर रही है, क्योंकि वो फैक्ट्स, सच्चाई या क्रेडिबिलिटी पर रेड करने में फेल रही। कोलकाता में आईपैक पर रेड बीजेपी की दबाव बनाने वाली प्लेबुक का एक और चैप्टर है। जब डेमोक्रेसी मुश्किल में होती है तो एजेंसीज को हथियार बनाया जाता है। वहीं बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने ईडी की कार्रवाई में दखल देने के लिए ममता बनर्जी को घेर लिया। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अगर रेड से दिक्कत है तो जैसे एसआईआर के मुद्दे पर वो कोर्ट गई थी, वैसे कोर्ट जाना चाहिए था। ऐसे में घर में घुसना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मतलब अभिषेक मनु सिंह भी ईडी को घेर रहे, अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। कांग्रेस का कंफ्यूजन ही खत्म नहीं होता है बॉस। सुनिए अधीर रंजन चौधरी को। एक मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देते, चाहे किसी के उनके जितने करीबी हो। अगर ईडी सीबीआई कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। आप तो खुद एसआईआर के चलते सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो ये ईडी सीबीआई और आईपैक के ऊपर जो हमला हुई, उसके लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। एक साथ दोनों केस ले लीजिए। आपकी तिलस्मी बखूबी मालूम है, तिलस्मी दिखा के सबसे बचा लो खुद को और सारे आईपैक को बचा लो। और पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं अब 500% टैरिफ, ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान, ट्रंप की वो गुंडाई कि नेटो, रूस, चीन सब मिलकर निपटा देंगे क्या? दुश्मन तो दुश्मन, अब ट्रंप ने ऐसा क्या किया कि दोस्त भी फायर हैं। ट्रंप को बड़ी मुसीबत से मोदी का एक्शन बचाएगा क्या? कुर्सी जाने के डर में जी रहे ट्रंप, इधर पीएम मोदी और भारत खामोशी के साथ क्या प्लान बना रहे हैं, अब इसका चैप्टर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से सनके से दिख रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है कि इस तरह की सनक तो वर्ल्ड वॉर करवा देगी, पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी। ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, वेनेजुएला के तेल पे कब्जा जमा लिया, अब वो दूसरे देशों को धमकाने लग गए। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी कब्जे का प्लान बना लिया है।
जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरह से देखें तो पूरी दुनिया ट्रंप के टारगेट पर है। जहां मन किया वहां हमला कर दो वाला हिसाब चल रहा है। कब्जा कर लो, सरकारें गिरा दो, राष्ट्रपतियों का मजाक बना के छोड़ दो। अब इसको सरल आम बोलचाल की भाषा में गुंडा ही नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। दुनिया के तमाम बड़े नेता ट्रंप की इन धमकियों से परेशान हैं। दुनिया की नजर भारत पर है। ट्रंप ने भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की है, कभी टैरिफ से, कभी ट्रेड डील से, कभी रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर। पीएम मोदी इस तरह के दबाव को लेकर वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं सबको पता है। वो दबाव में काम करने में विश्वास नहीं करते और ना ही पीएम मोदी हड़बड़ी में काम करते हैं या रिएक्ट करते हैं। पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी पर है कि वो क्या करने वाले हैं। आप देखिए कि दुनिया को लग रहा है कि ट्रंप बेकाबू हो गए। ट्रंप कभी भी किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। ट्रंप सारे पुराने समझौतों से अलग हट रहे हैं। इधर पीएम मोदी भारत के हित साध रहे हैं। पीएम मोदी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। पीएम मोदी के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है ये सब जानना चाहते हैं। जब पीएम मोदी चुप्पी तोड़ेंगे उस दिन क्या होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हो रही। यानी एक तरफ ट्रंप हैं जो किसी को कुछ समझ नहीं रहे, दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे देश हैं जो सोच रहे हैं कि ट्रंप की सनक का इलाज क्या है। ऐसे में सबकी नजर भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर है कि वो क्या करने वाले हैं। आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि ट्रंप कैसे दुनिया को नचा रहे हैं, कैसे उनकी धमकियों से दुनिया हैरान परेशान है और पीएम मोदी क्या चुपचाप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। लेकिन पहले ट्रंप के इस सनक से जो दुनिया में तूफान आ रखा है उसकी एक झलक देखिए। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। ट्रंप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि अब ट्रंप ने क्या नया कांड किया है। ट्रंप ने हाल ही में सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 को मंजूरी दे दी। इस बिल के तहत रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने वाले देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत, चीन और ब्राजील पर ट्रंप प्रशासन 500% टैरिफ लगा सकता है। अमेरिका का कहना है कि ये देश रूस से सस्ता तेल खरीदकर रूस को युद्ध के लिए फंडिंग कर रहे हैं। जो भी देश रूस से पेट्रोलियम और यूरेनियम के आदान प्रदान में शामिल होगा उस पर 500% टैरिफ लगेगा। 500% टैरिफ लगाने का बिल लाने का सीधा मतलब यह है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने का जो खेल शुरू किया था वो बेअसर रहा। भाई अगर जैसा यहां माहौल बनाया जाता कि अरे नरेंद्र सरेंडर, अगर भारत झुक गया होता, तेल खरीदना कम कर दिया होता तो ये सब ट्रंप को थोड़ी करना पड़ता। और ट्रंप कितना झूठ बोलते हैं वो भी इससे साबित होता है। जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि मोदी ने मुझे खुश करने के लिए किया है, रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। अरे जो कम कर दिया है तो फिर ये क्यों कर रहे हो? 500% टैरिफ लगाने की धमकी क्यों दे रहे हो? क्योंकि ट्रंप की हर कोशिश नाकाम रही है भारत के सामने, भारत को दबाव में डालने की। इसलिए अब ज्यादा टैरिफ लगाकर फिर से धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप रूस और चीन को धमकाएं ये तो समझ में आता है, लेकिन ट्रंप की सनक देखिए कि ना दोस्त देख रहे हैं ना दुश्मन देख रहे हैं। यूरोप के देश हर बात में अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन आज की डेट में ट्रंप अपनी ताकत में धुत होकर यूरोप को धमकाने लगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर देशों पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं। वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर टिक गई। डेनमार्क के अधीन आने वाले ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप ने 4 स्टेज का प्लान एक्टिवेट कर रखा है, जिससे पूरे यूरोप में खलबली है। ट्रंप के प्लान का पहला चरण है कि ग्रीनलैंड को खरीद लिया जाए। जैसे रूस से अलास्का को खरीदा था उसी तरह ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। ट्रंप के प्लान का दूसरा चरण माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड के लोगों को प्रभावित कर दो। अमेरिका ने ग्रीनलैंड के लोगों को डेनमार्क के खिलाफ भड़काना शुरू भी कर दिया है। ग्रीनलैंड के 56% लोगों का कहना है कि वो आजादी के पक्ष में है। आजाद होने के बाद अमेरिका ग्रीनलैंड पर अधिकार जता सकता है। इसके बाद ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां स्टेट बना सकते हैं। प्लान का तीसरा चरण है कि यूरोप के देशों को मनाना। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के बदले यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। यूरोप के देश भी यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी की मांग कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के प्लान का चौथा पार्ट यह हो सकता है कि आखिरी चरण में ग्रीनलैंड पर मिलिट्री एक्शन कर दो। डेनमार्क के नेताओं का भी मानना है कि अमेरिका सिर्फ 5 हेलीकॉप्टर भेजकर ग्रीनलैंड जीत सकते हैं। 30 मिनट की सैन्य कार्रवाई में ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। ग्रीनलैंड के पीछे ट्रंप इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि यह स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जिसकी बड़ी अहमियत है। ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप ने नेटो को भी धमकाया।
नेटो वो संगठन है जो यूरोप और अमेरिका के बीच पुल का काम करता है। यूरोप के किसी भी देश पर हमले को नेटो देशों पर हमला माना जाता है, लेकिन ग्रीनलैंड पर ट्रंप के कब्जे की कोशिश नेटो को खत्म ही कर देगी, क्योंकि ग्रीनलैंड तो यूरोप में है और ट्रंप ही यूरोप पर हमला करेंगे तो नेटो में बचेगा क्या, फिर सब खत्म। इसके अलावा ट्रंप नेटो को भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि नेटो के बड़े प्रशंसकों को याद दिला दूं कि वो जीडीपी का सिर्फ 2% खर्चा कर रहे हैं और ज्यादातर सदस्य देश अपना बिल नहीं चुका रहे थे। अमेरिका मूर्खतावश उनका बोझ उठा रहा था। मैंने सम्मान पूर्वक उन्हें 5% तक पहुंचाया और अब वे तुरंत भुगतान करते हैं। सभी कहते थे कि यह असंभव है, लेकिन यह हो गया क्योंकि वे सब मेरे दोस्त हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर अमेरिका ना हो तो रूस और चीन को नेटो से कोई डर ही ना हो। मुझे शक है कि जरूरत पड़ने पर नेटो देश अमेरिका का साथ देंगे, लेकिन हम हमेशा नेटो के साथ खड़े रहेंगे, भले ही वो हमारे साथ ना रहे। ट्रंप दुनिया के किसी भी देश को अपने सामने कुछ समझ ही नहीं रहे बॉस। वो नेटो जो इनके दोस्त देश हैं उनको भी हड़का रहे हैं। जो मन में आ रहा बोल रहे हैं भाई। दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों का मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं रहते। कैसे ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम का मजाक बना दिया कि फ्रांस के राष्ट्रपति उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, एक तरह से भीख मांग रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सुनिए इस आदमी। If on Monday you haven't agreed to every single thing that we want, I'm putting a 25% tariff on everything coming out of France, including your wines, your champagnes, and everything else. No, 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 you cannot do that. I said, I can do that. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अटैक किया तो फिर यूरोप वाले भी बोलने लगे कि तगड़ा जवाब देंगे और यूरोप में अमेरिका की सेना को टिकने नहीं देंगे। ऐसे में अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप शायद विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी निकाल रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकालने का आदेश दिया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र की कई महत्वपूर्ण एजेंसियां शामिल हैं। ट्रंप ने 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं और 35 गैर यूएन संगठनों में अमेरिका की भागीदारी ही खत्म कर दी। ट्रंप ने इन सभी संगठनों को अमेरिकी फंडिंग फौरन रोकने का आदेश दे दिया है। ये संगठन जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, आतंकवाद विरोधी अभियान और संरक्षण जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन संस्थाओं का एजेंडा अमेरिका के हितों के खिलाफ है। ट्रंप की धमकियों और जो ये बेढंगी हरकतें हैं, इनके खिलाफ अब दुनिया के देश भी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि सबको दिख रहा है कि ट्रंप ने भयंकर रायता फैला दिया है भाई। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर 7 नेटो देशों ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन ने ग्रीनलैंड का समर्थन किया है। इन देशों ने कहा कि ग्रीनलैंड से जुड़ा कोई भी फैसला डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग करेंगे, ये ट्रंप नहीं करेगा। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नेटो संगठन पूरी तरह से टूट जाएगा। और अब तो यूरोप के देश खुलकर ट्रंप को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने ग्रीनलैंड लिया तो यूरोप में अमेरिका के जितने आर्मी बेस हैं वो भी अमेरिका खो देगा। सुनिए कैसे ट्रंप के दोस्त ही इनको धमका रहे हैं। इधर अपने घर के पॉलिटिक्स में घिरते जा रहे, अपनी पॉपुलैरिटी खोते जा रहे और तेल के खेल के चक्कर में फंसे ट्रंप ने गजब ही कर रखा है। अमेरिकी सेना ने नॉर्थ अटलांटिक में एक ऑयल टैंकर को सीज कर लिया। इस टैंकर पर रूस का झंडा लगा हुआ था। टैंकर की सुरक्षा के लिए रूसी पनडुब्बी भी साथ चल रही थी। अमेरिका पिछले महीने से इस टैंकर का पीछा कर रहा था, क्योंकि इसने वेनेजुएला के आसपास प्रतिबंधित तेल जहाजों पर अमेरिकी नाकेबंदी से बचने की कोशिश की थी। अब यह टैंकर अमेरिकी तटरक्षक बल के कब्जे में है और इस घटना के बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप के एक्शन में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, उसे देखकर बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जा रहे हैं। सुनिए एक बार। लेकिन ट्रंप की इन हरकतों के बीच सबकी नजर भारत पर भी है। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। पीएम मोदी अभी तक तो कोई जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि वो सही समय पर सही जगह पर अपनी बात रखते हैं, जिसे पूरी दुनिया सुनती है। वो ट्रंप की तरह बड़बोले नहीं है कि जब जो आया बोल दिया, बाद में पता चला गया अरे ये तो झूठा आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। आप देखिए कि पीएम मोदी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय चारों तरफ अस्थिरता फैली है। कई देशों में तख्ता पलट हो रहा है। भारत में भी साजिश की आशंका है। पीएम मोदी धैर्य के साथ सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पीएम मोदी इसे भारत के लिए अवसर की तरह देख रहे हैं। ट्रंप भी एक तरह से ग्लोबल आपदा की तरह है। ऐसे में पीएम मोदी भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं।
साथ ही पीएम मोदी ही नहीं, पुतिन और जिनपिंग भी शांति से सब देख रहे हैं। ये सभी नेता अपने देश पर फोकस किए बैठे हैं। यानी पीएम मोदी सही समय का शायद इंतजार कर रहे हैं, और जब वो बोलेंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पीएम मोदी के मन में, भारत के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि आज की डेट में भारत किस तरफ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत ही वो देश है जो किसी गुट में नहीं है। भारत की अपनी नीति रही है, और भारत जिस तरफ जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। ट्रंप ने दुनिया में पिछले साल भी हंगामा मचाया था, टैरिफ लगाकर देशों पर दबाव डाला था। उसी दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिससे ट्रंप बुरी तरह चिढ़ गए थे। सितंबर 2025 में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ दिखे। तीनों नेताओं के बीच अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी। उस समय दुनिया ने कहना शुरू कर दिया था कि ट्रंप के खिलाफ मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक हो रहे हैं। इसी तस्वीर पर ट्रंप ने बड़ा भावुक होकर कह दिया था कि हमने तो भारत को चीन के हाथों खो दिया। सोचिए कि बिना कुछ कहे पीएम मोदी की एक तस्वीर ने ट्रंप की सारी हेकड़ी निकाल दी थी। और अब एक बार फिर से दुनिया को उम्मीद है कि पीएम मोदी जब बोलेंगे तो भारत का हित सामने रखते हुए, और जो गलत है उसे गलत बताएंगे। आप यह भी देखिए कि 2026 वो साल है जब भारत में बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। यानी भारत में दुनिया भर के देशों का जमावड़ा लगने वाला है, और इससे सही समय क्या हो सकता है अपनी बात दुनिया को बताने और समझाने का। भाई, जनवरी में भारत ईयू समिट दिल्ली में होना है। ईयू के नेता गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होने की उम्मीद है। फरवरी में एआई इंपैक्ट समिट होगा भारत में, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति, कनाडा के पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे। भारत ग्लोबल साउथ के लिए एआई एजेंडा बनाएगा। इसी साल भारत ब्रिक्स समिट भी होस्ट करने वाला है, जिसमें पुतिन और शी जिनपिंग भी आ सकते हैं। बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार और ग्लोबल साउथ का एजेंडा इसमें शामिल होगा। इसी साल भारत में क्वाड समिट भी होने वाला है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आने को लेकर अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो आ सकते हैं। भारत के साथ ट्रेड डील भी पूरी होने की उम्मीद है। भारत अफ्रीका समिट भी इसी साल होगा, जिसमें आपसी संबंध मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसी साल भारत में भारत जापान समिट भी होगा। जापान की पहली महिला पीएम भारत आएंगी। निवेश और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर फोकस रहेगा। भारत रूस समिट भी इसी साल होना है। भारत और रूस द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जर्मन चांसलर और इजरायली पीएम भी भारत आएंगे। विदेश नीति और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। यानी 2026 में गेंद भारत के पाले में। इतने बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स की मेजबानी भारत करेगा, और इस दौरान पीएम मोदी अपना विजन दुनिया के सामने पेश करेंगे। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि ट्रंप जो ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं, दुनिया भर में हंगामा मचाए हुए हैं, उसकी असल वजह क्या है। ट्रंप दुनिया के सामने खुद को ताकतवर दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को फिर से पावरफुल बना दिया है, और ये सब ट्रंप इसलिए कर रहे हैं कि वो अमेरिका में जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटका सके। आप देखिए कैसे ट्रंप अमेरिका में घिरते जा रहे हैं, और ट्रंप पर मिड टर्म चुनाव हारने का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन मार्केट एजेंसी पोली मार्केट ने मिड टर्म चुनाव पर सर्वे किया, जिसके मुताबिक मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के जीतने के आसार मात्र 22% है। सर्वे के मुताबिक ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के मिड टर्म चुनाव जीतने के आसार 79% है। इसी वजह से ट्रंप घबराए हुए हैं और कह रहे हैं कि मिड टर्म नहीं जीते तो उन्हें सत्ता में बेदखल कर दिया जाएगा। मतलब दूसरी पार्टी के चांस 78% है। मिड टर्म इलेक्शन को लेकर ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेट पार्टी भी एक्टिव हो गई है। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई पर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी ट्रंप को सत्ता से हटाने के लिए महाभियोग भी लाया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप ने वेनेजुएला पर एक्शन लेने से पहले कांग्रेस को जानकारी नहीं दी थी। आप देखिए कि डेमोक्रेट सांसद डेलिया रामीरेज ने कहा है कि यह संविधान का उल्लंघन है। बिना किसी से पूछे कैसे हमला कर दिए भाई, महाभियोग चलाने वाला मामला है ये तो। डेमोक्रेट कांग्रेसमैन डैन गोल्डमैन ने कहा है कि यह बिना अनुमति शुरू की गई जंग है और यह सीधे सीधे महाभियोग का मामला है। वहीं डेमोक्रेट पार्टी की मैक्सी वॉटर्स ने कहा है कि अब डेमोक्रेट्स को फिर से महाभियोग पर सोचना होगा। यानी ट्रंप की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, अपने ही घर में वो घिरे हुए हैं और इसलिए ये सब ज्यादा कर रहे हैं ताकि कम से कम पब्लिक को ये लगे कि भाई हमारा नेता तो मजबूत है, लेकिन इस मजबूती के चक्कर में वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी नहीं सब कुछ मारे दे रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप को परेशान कर रखा है तो दूसरी तरफ ट्रंप की टैरिफ वाली नीति भी सवालों के घेरे में। शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की टैरिफ नीति पर फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी पोली मार्केट ने सर्वे किया। सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के समर्थन में फैसला देगा, इसके चांस मात्र 25% है। 75% चांस है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के खिलाफ फैसला देने वाला है।
इसी वजह से ट्रंप अब टैरिफ पर दनादन फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरे देशों पर अधिकार की रणनीति तेज कर दी है। ट्रंप को शक है कि फैसला खिलाफ आने पर टैरिफ वाला कार्ड उनके हाथ से निकल जाएगा। ट्रंप के टैरिफ पर अलग अलग देश ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि करीब 1000 कंपनियां भी ट्रंप के टैरिफ प्लान के विरोध में कोर्ट पहुंची हुई। ट्रंप इस बात पर भी अपने घर में घिरे हुए हैं कि उनकी नीतियों से अमेरिका की पब्लिक परेशान है। आप देखिए कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका के मिनियापोलिस में एक महिला की हत्या के बाद भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मिनियापोलिस में जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। यहां अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारी ने एक महिला को गोली मार दी। ये महिला कार में बैठी थी, तभी इमिग्रेशन एजेंट आता है और कार रोकने के लिए कहता है। उसके तुरंत बाद अधिकारी उस महिला को गोली मार देती है। गोली लगने से महिला की मौके पर मौत हो गई। इस महिला का नाम रैनी गुड था और वो अमेरिकी निवासी थी, फिर भी उसे गोली मार दी गई। इस घटना ने मिनियापोलिस में लोगों का गुस्सा भड़का दिया। ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी से लोग पहले से परेशान थे, अब एक महिला की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। मिनियापोलिस में लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया है। लोग बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए। यानी ट्रंप दुनिया के सामने खुद को जो दिखा रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि घर में वो घिरे हुए हैं, बचने के लिए दुनिया में उथल पुथल फैला रहे हैं, जिससे घरेलू मोर्चे पर वो खुद को ताकतवर दिखाकर बच सके। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ट्रंप के लिए बचना आसान है। पाठशाला में वो अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा दिल्ली के पत्थरबाजों का कायदे से इलाज, जामा मस्जिद के बाहर भी एक्शन। मोदी शाह किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है क्या? दिल्ली की जामा मस्जिद के पास अब कौन सा एक्शन होगा जिसको लेकर अभी से हड़कंप मच गया है? दिल्ली के पत्थरबाजों का तो तगड़ा इलाज चल ही रहा है। तुर्कमान गेट के एक एक पत्थरबाज पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अब नया हड़कंप दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास के इलाके को लेकर मच गया है। जामा मस्जिद के बाहर अवैध अतिक्रमण करने वालों की अब हालत खराब होने लगी। जो लोग सरकारी जमीनों पर दुकानें लगाए बैठे हैं, जामा मस्जिद के आसपास की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। जामा मस्जिद के बाहर बीच रोड पर पार्किंग बना रखी है, सड़क पर कब्जा करके दुकानें लगवा रहे हैं। उनके लिए अब मुसीबत खड़े होने वाली है बॉस। ऐसा माहौल हो गया है जैसे जामा मस्जिद के बाहर भी बुलडोजर एक्शन होने ही वाला है। जामा मस्जिद के बाहर क्यों अफरा तफरी का माहौल है ये आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा के मामले में पत्थरबाजों का क्या इलाज हो रहा है, कैसे जबरदस्त धरपकड़ चल रही है। तुर्कमान गेट के इलाके में कैसे छावनी जैसे हालात है। दिल्ली में आज क्या क्या एक्शन हुआ है पूरी डिटेल दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिल्ली में मस्जिदों के बाहर अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर के खौफ का एक ट्रेलर देखिए। तुर्कमान गेट के बाद दिल्ली की सबसे बड़ी जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यहां भी अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल सकता है। जामा मस्जिद के पास भी बुलडोजर एक्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को एक्शन का ऑर्डर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी को सर्वे का आदेश दिया है। यह आदेश जामा मस्जिद के आसपास हो रहे अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को लेकर दिया गया है। हाईकोर्ट ने एमसीडी को 2 महीने के अंदर पूरे इलाके का सर्वे करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई अवैध कब्जा या निर्माण पाया जाता है तो बिना देरी किए कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी कोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में जो अवैध निर्माण है उस पर एक्शन की या उस पर सर्वे की बात कही। अब कोई ये ना माहौल बना दे कि जामा मस्जिद पे एक्शन होने वाला है। जामा मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके में किस तरह से अतिक्रमण हो रखा है, आप इसकी तस्वीरें देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। गेट नंबर 1 पर तो 2 पक्की दुकानें बना दी गई हैं भाई, और उन्हें 20-20 हजार रुपए के किराए पे चढ़ा दिया गया है। जामा मस्जिद के आसपास हो रहे अतिक्रमण पर क्या आरोप लग रहे हैं, आप सुनिए खुद। सबसे पहले जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के पास आप ये 2 दुकानें देख रहे हैं, ये 2 ढांचे जो कि आप देखें तो जबरदस्ती का निर्माण करके इसे जो है यहाँ पर बना दिया गया है। और हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता अब्दुल अमीरो जी भी हैं। ये बताइए कि एक ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टी जो दुनिया में पहचान है लेकिन इसकी हालत बड़ी बिगड़ी हुई नजर आती है, कहाँ कहाँ कब्जा है? ये यहीं पर ही कब्जा, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। हाँ, ये पार्कों के अंदर कब्जा है। ये जो दुकान है नजर आ रही है, इस दुकान के अंदर बैटरी चार्ज है। हाँ, बैटरी चार्ज होती है। इसके अंदर डीप फ्रीजर लगी हुई है। ये चिकन टिक्के वालों को देख के गोश्त की डीप फ्रीजर लगी हुई है, इसको खोल के देखेंगे तो वो दिखेगी। और ये किसका किराया किसके पास जाता है? अहमद बुखारी के पास, तारिक बुखारी है, इनके पास जाता है। 20,000 रुपए महीना की दुकान दे रखी है इन्होंने। दोनों दुकानें 20-20 की दोनों, 40,000 रुपए की अवैध कमाई और कब्जा अलग। कब्जा अलग। जामा मस्जिद के आसपास ही नहीं बल्कि जामा मस्जिद की प्रॉपर्टी और मस्जिद की जमीनों पर कैसे अतिक्रमण किया गया है वो हैरान कर देता है। कहीं दुकानें खोल दी गई हैं, कहीं आशियाना बना दिया गया है। जामा मस्जिद के गेट नंबर 9 से एक रिपोर्ट देखिए।
मैं आपको ये गेट नंबर 9 की तस्वीर दिखा रहा हूँ। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इमाम बुखारी हैं उन्होंने अपनी रिहाइश यानी कि उनके भाई की जो है रिहाइश है, रेजिडेंस बना रखा। और इसके साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल सेंटर, इमरजेंसी 24/7 चलता है, छोटा मोटा नर्सिंग होम भी चल रहा है। लेकिन क्या इन सभी की इजाजत ली गई है? क्या ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी में चलते हैं या फिर किसी तरह का कोई टैक्स भी इन्हें दिया जाता है, या जामा मस्जिद के नक्शे में कहीं इन चीजों की इजाजत दी भी गई है? ये बहुत सारे सवाल अब्दुल अमीरो जी से पहुंचेंगे। मेरे जी ये बताइए, यहाँ पर क्या क्या है? जो गेट नंबर 9 ये बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ है, ये रिहाइश है। हाँ, कौन रहता है यहाँ? ये वो रहते हैं अहमद बुखारी के भाई। अच्छा, हसन बुखारी। अच्छा, उसमें अब्दुर्रहमान के पास है, ये इन्होंने अप्लाई करके ट्रस्ट बना रखी है। हाँ। फाउंडेशन वो चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखी है। इनके घर के ट्रस्ट के अंदर भी घर के लोग हैं सारे। अच्छा, और चला रखे हो, इन पर लाइसेंस नहीं है, कुछ वैसे नहीं है। कागज परमिशन किसकी, किसने दी तुम्हारे को जगह? जामा मस्जिद दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। शाही मस्जिद में हर रोज हजारों लोग नमाज पढ़ने और इसको देखने भी पर्यटक आते हैं। विदेशी पर्यटकों का भी ये डेस्टिनेशन है। लेकिन जामा मस्जिद पहुंचना इतना आसान नहीं रह गया है। सड़क पर दुकानें ही दुकानें हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। जो रास्ता 5 मिनट में तय हो सकता है, कभी कभी घंटा भर लग जाता है। अगर एमसीडी के सर्वे में अवैध अतिक्रमण मिलता है तो यहां अवैध रूप से बनाई गई पार्किंग मिलती है, तो जामा मस्जिद के आसपास भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। जामा मस्जिद के आसपास हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में फरहत हसन और कुछ लोगों ने याचिका भी लगाई थी। शिकायत में कहा गया था कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5 और 7 के बाहर अवैध पार्किंग चल रही है। इसके अलावा मस्जिद के सार्वजनिक रास्तों पर फेरी वाले और व्यावसायिक दुकानें अवैध रूप से लगी हुई हैं। याचिका में मांग की गई थी कि इन अवैध पार्किंग और फेरी वालों को तुरंत हटाना चाहिए। साथ ही मस्जिद परिसर में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर फौरन रोक लगे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे आम लोगों को दिक्कत हो रही है और मस्जिद की गरिमा भी प्रभावित हो रही है। और जो याचिका लगाए वो खुद भी मुसलमान है, ये भी आपको याद दिला दूं। तो कोई एजेंडे के तहत हो रहा है ये ना सोचें। याचिकाकर्ताओं ने कई बार शिकायतें की, कई बार लिखित रूप से भी दिया, लेकिन आज तक जामा मस्जिद के बाहर हो रहे अतिक्रमण पर कोई खास एक्शन हुआ नहीं। कभी कभी बहुत ज्यादा सख्ती हुई तो 1-2 दिनों के लिए दुकानें हटा ली जाती। जामा मस्जिद के पास हो रहे अतिक्रमण पर याचिकाकर्ता अब्दुल ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए आप। 2023 से मैं कंप्लेंट शिकायतें कर रहा हूँ। हाँ। मैंने बार बार रिक्वेस्ट करी है, बार बार वीडियो बनाई है, बार बार कहा है यहाँ से पटरिया डालो और लगा रहे तो सिस्टम से लगा लो। गरीब आदमियों से पैसे मत लो। गरीब आदमी से दलाल यहाँ से पैसे लेते हैं। कौन लेता है ये दलाल? ये हाफिज जावेद है, आलम है, नन्ना है, यासर है। ये किसके लोग हैं, किसकी शहर? इनकी शेप है, ये अहमद बुखारी की शेप है, चल रही है सारा काम। तो ये जो दुकानें हम जामा मस्जिद के सटी हुई देख रहे हैं, ये पूरा बाजार, ये क्या लीगल तरीके से लगा हुआ है? इलीगल तरीके से लगा हुआ है। कोई इनके पास तेवदारी नहीं, कोई पर्ची नहीं है। ये पुराने टाइम में हट चुकी थी, दोबारा आके ये काबिज हुए हैं। अच्छा, दलालों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। यहाँ से पैसे ले रहे हैं। यहाँ से इनकी पटरी से 1000 रुपए पटरी लेते हैं, बाकी पुलिस एमसीडी के अलग है। कितनी दुकानें हैं ऐसी यहाँ पर? कम से कम मेरे हिसाब से 2000 दुकानें यहाँ से नीचे तक। तो मतलब महीने की एक बड़ी अवैध कमाई जो है। अवैध कमाई है। तो आज तक कोई दिल्ली नगर निगम या किसी ने कोई एक्शन लिया नहीं? सबके महीने बंदे में दिल्ली नगर निगम के महीने बंदे में यहाँ कोई आता है तो पहले फोन कर देता है, आज आ रही है, तुम हटा लेना आज दुकान। 2 दिन के लिए हटियाएंगे। अभी 2 दिन के लिए बिल्कुल सफाई कर दी थी यहाँ से। अच्छा, फिर बाद में फिर लग गई। जामा मस्जिद के आसपास सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ऐसे मुस्लिम आबादी ही अतिक्रमण से सबसे ज्यादा परेशान भी है। याचिकाकर्ता भी मुसलमान ही है। अब जब हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के बाहर सर्वे का ऑर्डर दिया तो समाजवादी पार्टी फिर एक्टिव हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन को सुनिए। वो तो ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे देश की धरोहर जामा मस्जिद पर ही बुलडोजर जैसे चल जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं है। कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। देखिए, अगर जनता सड़कों पे उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्हें बहुत सोच समझ के और ईमानदाराना तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। जो जायज है बस वो करें। उधर जामा मस्जिद के बाहर सर्वे की तैयारी हो रही है। इधर तुर्कमान गेट इलाके में बवाल के बाद अब पुलिस का एक्शन जारी है। एक एक पत्थरबाज की तलाश हो रही है।
तुर्कमान गेट बवाल से जुड़े 2 और वीडियो सामने आए हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और फिर हिंसा शुरू हुई। दिल्ली पुलिस के हाथ नया सीसीटीवी फुटेज भी लगा है जिसमें कुछ पत्थरबाज मास्क से अपना मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला किया। तुर्कमान गेट पर हुई घटना के आरोपियों का बचना मुश्किल है। पत्थरबाजों की पहचान और उनके इलाज की तैयारी दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाजी मामले में 11 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है और 450 से ज्यादा वीडियोस खंगाल रही है। वीडियो के आधार पर 80 उपद्रवियों की पहचान हो गई है। पत्थरबाजों में बाहरी लोगों के शामिल होने की आशंका भी है क्योंकि पत्थर फेंकते दिखे कई लोग तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले नहीं हैं। पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की दबिश भी शुरू हो गई है। पुलिस के एक्शन के बाद दर्जनों पत्थरबाज घर छोड़कर फरार हो गए बताए जा रहे हैं। पत्थरबाजों को भड़काने में एक यूट्यूबर सलमान का नाम भी सामने आ रहा है। आरोप है कि सलमान ने अपने इंस्टाग्राम से भड़काऊ वीडियो जारी किया जिसमें अफवाह फैलाई गई कि तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है। इस वीडियो के साथ भड़काऊ गाना लगाकर सोशल मीडिया पर जारी किया गया जिसमें एमसीडी के खड़े बुलडोजर्स को दिखाया गया। इसके अलावा सलमान का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो खुद तुर्कमान गेट के पास अपने समर्थकों और फॉलोअर्स के साथ मौजूद दिखाई दे रहा है। सलमान के इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जब सलमान ने ये वीडियो अपने अकाउंट से शेयर किया उसी के बाद उपद्रवियों की भीड़ वहां जुटनी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि इस वीडियो ने भी लोगों को भड़काने में अहम भूमिका निभाई और लोग तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद के पास जुटे। अब दिल्ली पुलिस इस यूट्यूबर सलमान की भी तलाश कर रही है। यूट्यूबर सलमान पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। वीडियो के जरिए सलमान ने लोगों को इलाके में इकट्ठा होने की कॉल दी। सलमान ने फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ने की अफवाह फैलाई और जांच में कई प्रभावशाली लोगों के शामिल होने के सबूत मिले। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए इलाके के लोगों को उकसाया गया जिसका मकसद माहौल खराब करना और काम में बाधा डालना था। इस बीच दिल्ली पुलिस के हाथ एक तुर्कमान गेट मामले में भड़काने वाला और वीडियो लग गया है। यह वीडियो जामिया की रहने वाली ऐमन रिजवी का है जो अब दिल्ली पुलिस की रडार पर है। ऐमन रिजवी को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐमन रिजवी पर भी आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ पोस्ट की थी। ऐमन रिजवी ने अपने वीडियो में क्या कहा था सुनिए एक बार। एक तरफ आरोपियों की तलाश की जा रही है तो दूसरी तरफ तुर्कमान इलाके में आज भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण के बचे हुए हिस्से को कैसे गिराया जा रहा है हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। ये जो 10% हिस्सा था जो कि जहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ था इसे फिलहाल अब यहां से हटाने की कवायद की जा रही है और इसे फिलहाल मशीन के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से इस हिस्से को तोड़ा जा रहा है और इसके बाद यहां से इसके मलबे को भी हटाने का काम किया जा रहा है। एमसीडी के जरिए एमसीडी की जो तमाम यहां पर गाड़ियां हैं जो मशीनें हैं बुलडोजर जो हैं उसके जरिए लगातार कार्रवाई जारी है। लगातार जो मलबा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो ये अवैध कंस्ट्रक्शन है इसे इस वक्त किस तरीके से तोड़ा जा रहा है और इस तरीके से तोड़ा जा रहा है ताकि मस्जिद को कहीं से भी नुकसान न पहुंचे। और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि मस्जिद पूरी तरह से सही सलामत है। जो अवैध कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है उसे फिलहाल तोड़ा जा रहा है। इधर दिल्ली के ही डिफेंस कॉलोनी में एक मस्जिद और उसके आसपास हुए अवैध निर्माण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डिफेंस कॉलोनी की बस्ती बावली मस्जिद और उसके आसपास के अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिस पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है लेकिन संबंधित प्राधिकारी को शिकायत पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के गैर सरकारी संगठन ने दायर की थी। 25 नवंबर 2025 को दर्ज की गई शिकायत पर एसटीएफ को उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। आरोप लगाया गया कि कब्जे की गई जमीन सरकारी माध्यमिक स्कूल और एक पब्लिक स्कूल के बीच में लेआउट योजनाओं में मूल रूप से निर्धारित किया गया था कि यहां खेल का मैदान और खुला स्थान हो।